हम लोग बचपन में कहते थे कि जिसके हाथ में चक्का है उसका जीत पक्का है। ये 95 का चुनाव है, मुझे याद है महेश्वर जी वहां से उम्मीदवार थे आनंद मोहन के खिलाफ, तो हम लोग ये नारा लगाते थे उस समय कि जिसके हाथ में चक्का है उसका जीत पक्का है। तो वही हाल आज है गायघाट का कि जिसके हाथ में लालटेन है उसका जीत पक्का है। हम लोग अपने विधायक को चुनेंगे तभी तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गायघाट की जनता ये मान चुकी है, चाहती है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो अभी सरकार है ये लुटेरी सरकार अपने दम पर, अपने डीएम अपने एसपी के दम पे मात्र 12,000 वोट का बेईमानी किया। वो अलग अलग हम लोग आरोप लगाते रहे हैं शुरू से, और 7 वोट 12 वोट 500 वोट 200 वोट से ऐसे हमारे कई सीटें हरवा दिया गया। आज भी 15 वर्ष सरकार 20 वर्ष सरकार चला चुके हैं, केंद्र में 11 वर्ष से सरकार है, लेकिन उनको अपना काम गिनाने के लिए नहीं। वो आएंगे तो क्या बात करते हैं, लालू आ जाएगा तो ये करेगा, तो चारा चोर आ जाएगा तो ये करेगा, तो उसका बाप आ जाएगा तो ये करेगा। आप समझिए कि अगर मैं 5 वर्ष सरकार चलाऊंगा तो मैं अपने कार्य को गिनाऊंगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक हो जाना है, और इसमें जो है वो राजनीतिक सरगर्मी जो है अलग अलग क्षेत्र की बनी हुई है। ऐसे में हम आपको हमारे जो मुजफ्फरपुर में एक निर्वाचन क्षेत्र आता है गायघाट, उनसे वहाँ के जो एक संभावित प्रत्याशी हैं आरजेडी से, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से, डॉक्टर शेखर सुमन, इनसे आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। डॉक्टर शेखर सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, समस्त गायघाट की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, और फिर से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए बुलाया है और हम लोग बात करेंगे। तो जानते हैं कि गायघाट से जो ये संभावित प्रत्याशी हैं आरजेडी के, इनके बारे में कि आखिर ये प्रोफेशनली एमबीबीएस डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के, और ये चाहते तो, जैसे कि आरजेडी के जो शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी हमेशा कहते रहते हैं कि बिहार की समस्या है पलायन, और जो यहाँ के युवा हैं वो बाहर चले जाते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि हमारे क्षेत्र में अभी संभावनाएं कम हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने राजनीति में अपना करियर बनाने का सोचा। तो आखिर ये बदलाव कहाँ से आया, इसके बारे में आप थोड़ी एक पृष्ठभूमि अगर बताएं। देखिए, इसी गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बलौर पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। जन्म मेरा यहीं पे हुआ है। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, पिताजी के नौकरी के सिलसिले में हम लोग हाजीपुर शहर में आ गए और यहाँ रहने लगे। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई। बाद के दिनों में जब मेडिकल की पढ़ाई करने में गया तो दिल्ली चला गया। दिल्ली में जब मैं पढ़ाई किया तो राजनीतिक रुझान हमारा छात्र जीवन से ही रहा है। पटना विश्वविद्यालय में भी रहा, उसके बाद जब दिल्ली गया तो वहाँ भी रहा। और दिल्ली जब वहाँ पढ़ रहा था मैं, तो बहुत तरीके के सरकारी अस्पताल में काम करने का मौका मिला। जैसे सफदरजंग है, वहाँ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में मैं काम किया था, और वो ऑर्थोपेडिक का ही एक डिपार्टमेंट है, नया नया 2010 में बना था। और उसमें काम करने के दौरान जो सफदरजंग अस्पताल में जो मरीज जाते थे वो, या दिल्ली एम्स में जो मरीज जाते थे वो मैक्सिमम लोग बिहार के थे। बिहार में भी वो हमारा जो ये इलाका है ये थोड़ा पिछड़ा इलाका है। आप कोसी का इलाका देख लीजिए या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सब जगहों को आप देखेंगे तो जो यहाँ पे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है वो एक ज़माने में डीएमसीएच का था। बाद के दिनों में उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो गिरती चली गई। तो एक रुझान था कि क्यों नहीं, जब हम मेडिकल कंप्लीट कर लें, जब हम अपने पेशा में आए तो अपने इलाके में चला जाए। और मान के चलिए, एक मैं अच्छी बात आपको बताता हूँ, उस समय मेरे मन में क्यूरियोसिटी भी था कि मैं कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाऊँगा तो मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था उस अपार्टमेंट के भी लोग मुझे नहीं जानते थे। लेकिन मेरे अंदर एक ये था कि अगर हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में जा कर के मैं छोटा भी प्रैक्टिस करूँगा तो कम से कम उस शहर का लोग जानेगा। और ये उपलब्धि, ये गौरव हमको हासिल हुआ। पिछले 11 वर्ष से हम हाजीपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ मेरा हॉस्पिटल भी है और अपना क्लिनिक भी है।
तो अच्छे ढंग से चला रहे हैं। और जो चिकित्सक का जो पेशा होता है वो मूल रूप से सामाजिक पेशा ही होता है। ठीक है, आदमी जीविकोपार्जन के लिए कहीं कुछ पैसा कमाता होगा, करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपने जीवन में भी आप पता कर सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो समाज सेवा टाइप से ही हम लोग काम कर रहे हैं, एक चैरिटेबल ही काम कर रहे हैं। बाद के दिनों में लोग भी कहते थे कि आप गांव आइए, चूँकि गांव से हमारा नाता धीरे धीरे टूटता चला गया। 2016 में जब हमारे दादाजी का देहांत हुआ तो उसके बाद जब मैं गांव आया तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ एक दिन मौका सेवा देना चाहिए हमको। तो धीरे धीरे काम बढ़ते गया और विगत लगभग 6 महीने से मैं प्रत्येक रविवार को अलग अलग पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप, मैं अपने दादाजी के नाम से एक बनाया हूँ ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के माध्यम से कैंप लगा रहा हूँ। और अलग अलग पंचायत पर वो जो कैंप लगता है उसमें हम निःशुल्क दवा का वितरण या निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श देते हैं। जो हमारी टीम होती है वो बीपी का जांच, शुगर का जांच, ये सब हम लोग मुहैया कराते हैं। जो मरीज को अगर कुछ एसेंशियल जांच का ज़रूरत होता है वो करवा करके फिर हम लोग उसको रिपोर्ट जो है बाद में भेज देते हैं। तो यही हमारे आने का मकसद था वापस बिहार, कि जो यहाँ की पिछड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा व्यवस्था पिछड़ी हो या नहीं हो, लोग अभी भी बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए जो है वो कॉन्शस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग कॉन्शस हों अपने स्वास्थ्य के लिए, और अगर उनको सप्ताह में एक दिन कोई अच्छा चिकित्सक मिल जाएगा सलाह देने के लिए तो वो भी उनके लिए काफ़ी होता है कि वो जागरूक होते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया। जी, तो जैसा कि अभी आपने बताया, इससे एक तरह से स्पष्ट है कि आपकी जो पार्टी की लाइन है कि आप पलायन को रोकना चाहती है आपकी पार्टी और बिहार को डेवलप करना चाहती है। तो और आपने एक तरह से मतलब आप चाहते तो बाहर में, दिल्ली में या कहीं पे भी किसी भी मेट्रो सिटी में सेटल हो सकते थे, लेकिन आपने अपना जो क्षेत्र है उसको चुना और उसके पीछे एक बड़ा ही मार्मिक कारण है जो आपने बताया कि आपकी एक पहचान बनी रहे, आपका जो अपनापन है वो बना रहे। इसके अलावा जो गाय घाट क्षेत्र है, जो आपका गाँव है, उसमें क्या चुनौतियां हैं? देखिए, आज़ादी के 80 वर्ष के बाद भी जो गाय घाट क्षेत्र है वहाँ पे चुनाव नल, जल, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, इस मुद्दे पे ही आज भी लड़ा जा रहा है। ऐसा मैं अपने पंचायत में बताऊं कि हमारे पंचायत में नदी के उस पार एक गांव है मधुरपट्टी। 2 साल पहले आप लोग सुनी होंगी कि वहां बच्चे स्कूल आने के दौरान लगभग 12-14 बच्चे डूब के मर गए थे। और इतना मार्मिक घटना था कि आज भी उस गांव में स्कूल है, मिडिल स्कूल, तो वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ज़मीन है, उसी पे वो स्कूल है। आज भी वो डेवलप होकर के हाई स्कूल नहीं बन पाया, और हाई स्कूल को आने के लिए अब अभी के तारीख में भी बच्चे नाव से आते हैं बलौर स्कूल में पढ़ने के लिए। तो अभी वहाँ पे ये पुल एक पास हुआ, RCC पुल पास हुआ है, अब पता नहीं वो कब तक बन के तैयार होगा। गाय घाट पिछड़ा इलाका रहा है, यहाँ पे बाढ़ ग्रस्त इलाका है। जो हमारा गाँव है, जो हमारा पंचायत है, हमारे पंचायत के जैसे लगभग 15-20 पंचायत ऐसे हैं जो बागमती के बेसिन में आता है। वहां पे बागमती के बांध का एक मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, लोग उसका विरोध करते रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी जो बाढ़ का पानी आ रहा है वो 5 दिन 10 दिन में उतर जाता है हमारे खेतों में से, लेकिन अगर वो बांध बन गया तो पानी जो है वो खेत में रुक जाएगा, और 3-4 महीने के लिए जब पानी खेत में रुकेगा तो एक फसल हमारा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग उस बांध के निर्माण के खिलाफ हैं। उपेंद्र सिंह आयोग बना था, उपेंद्र सिंह आयोग रिपोर्ट बनाने के लिए बना था। उन्होंने दिया कि ग्रामीण जो है वो मुआवजा ले चुके हैं और तब वो जमीन देने से मना कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि हमको बांध ही नहीं बनवाना है, हम नहीं चाहते हैं कि बांध बने, तो मुआवजा की बात कहाँ आती है। तो इस पे हमारा जो वहाँ पे है बिल्कुल समर्थन है वहाँ के लोगों के साथ, हमें अपने लोगों के साथ, कि वो बांध नहीं बनना चाहिए। आप देखिए मैम कि अभी जो है हमारा बंदरा, गायघाट और कटरा 3 प्रखंड का हमारा विधानसभा क्षेत्र है। आज भी हमारे प्रखंड कार्यालय से जिला मुख्यालय तक आने के लिए कोई भी सरकारी बस की सुविधा नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी, आप जब पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे या आप पटना रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो इस तरीके का विकास का पैमाना बना रहे हैं कि लगता है कि वर्ल्ड क्लास आप कहाँ विदेश में आ गए। और 25 किलोमीटर के जब आप पेरीफेरी में पटना के निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि विकास का क्या स्थिति है। तो
एक तरफ तो आप मेट्रो चलाना शुरू कर रहे हैं 15 अगस्त से, और मधेपुरा चले जाइए, सुपौल चले जाइए, सहरसा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, गायघाट आ जाइए, यहाँ पे एक सरकारी बस की सुविधा नहीं है। अगर किसी को बेनीबाद गायघाट से मुजफ्फरपुर आना हो तो कोई बस नहीं रुकती है, और अगर कोई जबरदस्ती वहाँ बस रोक दे तो उसको दरभंगा से किराया देना होता है मुजफ्फरपुर का, लगभग 20 किलोमीटर का किराया लोग ज़्यादा देते हैं। अगर वहाँ पे बस स्टॉप हो जाता, सरकारी बस स्टॉप का निर्माण, तो ये लोगों के फायदे में रहता। वो जो इलाका है वो कृषि आधारित इलाका है, वहाँ लोग जो है वो खेती पे निर्भर करते हैं, मकई का खेती वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अगर मक्का का कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे गायघाट, बंदरा, कटरा के चौड़ में अगर स्थापित किया जाता तो लोगों को फायदा होता। जो किसान को खेत से जो गन्ना है, मक्का है, जो मंडी तक पहुंचाना पड़ता है, तो वो कॉस्ट तो कम पड़ जाता। तो हम यही चाहते हैं कि जो वहाँ पे है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो, जिसमें मकई से बनने वाली चीज़ें जो हैं वो बने। आप देखिए वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, आप देखिए डिग्री कॉलेज की बात आती है, बंदरा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। बंदरा का जब आप परिवेश देखेंगे तो वहाँ सब्जी उत्पादक लोग बहुत हैं, तो उनको जो सब्जी जब वो खेत से लेके जाता है तो एक दिन का समय है, वो सब्जी खराब होने का डर रहता है। तो अगर शीत भंडारण की व्यवस्था सब्जी के लिए वहाँ हो जाए तो लोगों को एक कम दर पे, न्यूनतम राशि पे वहाँ पे सब्जी, उनको नुकसान से सब्जी बचेगा, चूँकि खराब होने का फसल है। तो वो पूर्व से राष्ट्रीय जनता दल का सीट है, पहले भी वहाँ से लोग जीतते रहे हैं, अपने समय के हिसाब से उन्होंने कार्य किया है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं कि जो भी विधायक रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपने सामयिक के हिसाब से काम किया है। अभी भी जो वर्तमान विधायक हैं कर्मठ हैं, अच्छे हैं, उनकी जो प्राथमिकता है वो उसको पूरा किए हैं। लेकिन अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हमारे नज़र में ये चीज़ें हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का हल हो, इनको सुधार करें। आपकी जितनी भी बातें मैंने सुनी है डॉक्टर, कि आप जनता की जो समस्याएं हैं, गांव की, बिल्कुल जो आप धरातल से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे को आप उठा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हीं को बदलना चाहते हैं। लेकिन एक चुनौती आपके सामने आती है जो आपकी पार्टी से ही एक से एक धुरंधर हैं। तो आपको क्यों लगता है कि आपकी पार्टी आपको टिकट देगी आपके क्षेत्र से? देखिए, पार्टी टिकट देने का जो काम है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पे निर्भर करता है कि वो किसी कार्यकर्ता को ही पहले से भी चुनाव लड़ाते रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे ये हमारी भी इच्छा है कि हमको पार्टी मौका दे। हम प्रयास कर रहे हैं, पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे में जिनका जनता के प्रति रुझान ज़्यादा होगा, लोग जिनके बारे में बातें ज़्यादा करेंगे, लोगों को लगेगा कि ये बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व उन्हीं को मौका देगी। वर्तमान विधायक जी अभी हैं वहाँ पे, और अगर वर्तमान विधायक जी को पार्टी मौका देगा तो हम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से उनके साथ रहेंगे। जो दूसरा टिकट लेकर के जाएगा लोग उसके साथ मजबूती से रहेंगे। ये सीट राष्ट्रीय जनता दल का अभी वर्तमान में सीट है और ये हम लोगों की कोशिश है कि गायघाट सीट को जीत करके और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में दे। चुके हम लोग अपने विधायक को चुनेंगे तभी तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गायघाट की जनता ये मान चुकी है, चाहती है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप एक तरह से पार्टी के प्रति समर्पित हैं, अपनी जनता के प्रति समर्पित हैं, और जाहिर सी बात है कि जो बदलाव के लिए बात चल रही है बिहार में, उस बदलाव के लिए आप आशान्वित हैं। इसके बाद एक चुनौती आती है कि मान लीजिए आपको पार्टी आपके क्षेत्र से दे देती है टिकट, तो क्या लगता है जीत संभव है? देखिए, वो तो राष्ट्रीय जनता दल का सीट है ना, वहाँ पे डॉक्टर शेखर सुमन हो या कोई हो, अगर वो लालटेन छाप, हम लोग बचपन में कहते थे कि जिसके हाथ में चक्का है उसका जीत पक्का है। ये 95 का चुनाव है, मुझे याद है महेश्वर जी वहाँ से उम्मीदवार थे आनंद मोहन के खिलाफ, तो हम लोग ये नारा लगाते थे उस समय कि जिसके हाथ में चक्का है उसका जीत पक्का है। तो वही हाल आज है गायघाट का कि जिसके हाथ में लालटेन है उसका जीत पक्का है। तो लालटेन छाप ले करके गायघाट में जो जाएगा वहाँ की जनता उसको देखेगी और उसको चुनाव जिताएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर हमको टिकट मिल जाता है तो हम जीत के वो सीट नहीं देंगे, बिल्कुल जीत करके देंगे। मान लीजिए कि हम में कोई कमी तो नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
हमको बूथ से लेकर के और सामाजिक प्रबंधन जो भी है वो हमको जानकारी है। आपको बताऊं कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर में मैं देख रहा था, और उसके अलावा मुझे 2020 में उजियारपुर विधानसभा में भी काम करने का मौका मिला है, 2019 में लोकसभा हाजीपुर में काम करने का मौका मिला है। तो हम एक्सपीरियंस है मुझे, बूथ प्रबंधन क्या है, सामाजिक परिवेश क्या है, कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे लोग जुड़ते हैं, इन सब की जानकारी मुझे है। और इसका मैं ये दावा करता हूँ कि अगर पार्टी मौका दे तो मैं जीत करके वो सीट दिखाऊंगा। अगर आप जीत जाते हैं इसके बाद हम आपको यही शुभकामना देंगे कि आप जीत जाएं उस क्षेत्र से, और अब जीत जाते हैं तो जो आपकी पार्टी की लाइन है और जो आपने अभी समस्याएं बताई, पार्टी की लाइन है जो कहती है कि रोजगार और युवाओं का पलायन रोकना, और आपने जो क्षेत्र का जो समस्या बताया उसको कैसे कंट्रोल करना। देखिए मैम, अभी तक बिहार में जो चुनाव हो रहा था, 2020 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके पहले तरह तरह के मुद्दे यहाँ पे आते रहे। जाति, कभी धर्म, कभी गाय, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान अपने हाथ में संभाला तो बिहार नहीं पूरे देश ने देखा कि वो युवा सरकारी नौकरी, सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार की बात किए, और उन्होंने चुनाव के मुद्दा को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। और नीतीश जी जो पहला दिन भाषण में कहे कि अपने बाप के घर से सरकारी नौकरी लेकर के आएगा, जब 10 लाख नौकरी की उन्होंने बात की, उस नीतीश जी के अलायंस पार्टनर भाजपा को कहना पड़ा कि हम 19 लाख नौकरी और रोजगार देने की बात करेंगे। पूरे बिहार ने इस बात को देखा। मुख्यमंत्री ने पारिवारिक आक्षेप नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लगाते रहा, तरह तरह की बातें कही। लोगों ने तेजस्वी यादव पे उस समय भी भरोसा जताया। अगर ये जो अभी सरकार है, ये लुटेरी सरकार अपने दम पर, अपने डीएम, अपने एसपी के दम पे मात्र 12,000 वोट का बेईमानी किया, वो अलग अलग हम लोग आरोप लगाते रहे हैं शुरू से, और 7 वोट, 12 वोट, 500 वोट, 200 वोट से ऐसे हमारे कई सीटें हरवा दिया गया। तो जब 17 महीना का सरकार बना 2022 में, तो उस महीना के सरकार में लोगों ने देखा कि कैसे तेजस्वी जी ने थके हारे मुख्यमंत्री से नौकरी बंटवाया। बीपीएससी के माध्यम से लगभग 3-3.5 लाख नौकरी हुआ। भूमि सुधार राजस्व विभाग में 10,000 अमीन, इंजीनियर और क्लर्क की बहाली हुई, जिसको बीसीसी ने कंडक्ट कराया। आप जानिए कि पब्लिक हेल्थ कैडर का उन्होंने पूरा खाका बना दिया था स्वास्थ्य विभाग में, और उसके माध्यम से लगभग अभी 24,000 वैकेंसी प्रक्रियारत है। बिल्कुल आने वाला है, चुनाव के पहले आएगा। अभी हाल के दिनों में मंत्रिमंडल में वो पास हुआ है, कैबिनेट में। तो एक नेता जिसके पास अपना नीति है, अपना नियत है, जो काम करना चाहता है, जो चाहता है कि लोगों को कैसे नौकरी मिले, रोजगार मिले, अपने प्रदेश के लोगों का मान बढ़े। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, आज भी 15 वर्ष सरकार, 20 वर्ष सरकार चला चुके हैं, केंद्र में 11 वर्ष से सरकार है, लेकिन उनको अपना काम गिनाने के लिए नहीं। वो आएंगे तो क्या बात करते हैं, लालू आ जाएगा तो ये करेगा, तो चारा चोर आ जाएगा तो ये करेगा, तो उसका बाप आ जाएगा तो ये करेगा। आप समझिए कि अगर मैं 5 वर्ष सरकार चलाऊंगा तो मैं अपने कार्य को गिनाऊंगा, जनता के बीच अपने काम के ऊपर जाऊंगा, कि मैं अभी भी गिनूंगा कि कांग्रेस ने ये किया तो उसने ये किया, उसने ये किया। तो ये सामाजिक न्याय के साथ अब प्रगति का दौर है। लोग जग चुके हैं। ये बिहार की आबादी अभी सबसे बड़ी युवाओं की आबादी है, और युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए। और जॉब के लिए युवा जो आज का है वो तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ आशा की निगाहों से देखता है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना अगला मुख्यमंत्री मान चुकी है। अब जो चुनाव का प्रक्रिया है ये होगा, और मजबूती से हम लोग इसमें लड़ेंगे। तो ये सारी बातें हो गई, जो बदलाव और चुनौतियां हैं, जो कार्य हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं इन पे। इसके अलावा अभी राजद के जो बनाए गए हैं अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी, इनके बारे में आपका क्या? देखिए, वो पुराने सामाजिक वयोवृद्ध नेता हैं, और कर्पूरी जी के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, और ईबीसी समाज से आने वाले वो नेता हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ऐसा पहला दल है जो किसी ईबीसी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हम चाहते हैं कि उनके अनुभव के अंदर राष्ट्रीय जनता दल जब अपने युवा अवस्था में है तो अच्छे से कार्य करे। जब किसी बड़े गार्जियन, सीनियर गार्जियन का साथ युवाओं के साथ होता है,
उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो दल बेहतर ढंग से काम करता है। हम चाहेंगे कि उनके अनुभव से हम लोग सीखें, और राष्ट्रीय जनता दल बहुत आशान्वित है अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, बहुत उत्साह है हम लोगों के अंदर। हम लोग मिले भी थे उनसे, और हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि सर, हम लोग जो है आपके आने से बहुत खुश हैं, और हम चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में ये बिहार में जो अगली सरकार बने वो आपके नेतृत्व में बने, और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। तो ये हम सुन रहे थे हमारे जो गायघाट क्षेत्र के जो संभावित प्रत्याशी हैं राजद से डॉक्टर शेखर सुमन, और इन्होंने बताया कि जमीन से भले ही ऊपर ऊपर दिख रहा हो कि बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जमीन में अभी जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया, और जो युवाओं के रोजगार और पलायन से जुड़ी समस्याएं जो इनकी पार्टी लाइन की अभी बात है उसके बारे में बताया, और ये भी सुनिश्चित किया कि अगर ये जीतते हैं तो क्या सारे बदलाव लाते हैं। तो आप इनको सुन रहे थे, और आगे देखते हैं हम कि अब क्या क्या होता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है। अभी हमें दीजिए इजाजत। डॉक्टर शेखर सुमन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय में दिया। आपका बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने इस कार्यक्रम में, और हम लोगों की बात हुई। मैं आशा करता हूं कि फिर कभी मौका लगेगा कि हम आपके चैनल पे आएंगे और बात करेंगे। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद। तो अभी दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।